हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई मैंने एडवांस एंट्री चालू कर रखा है और एडवांस एंट्री की आज लास्ट क्लास है। और आज कॉन्सेप्टली जनरल एंट्री खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्टली। फिर हम चलेंगे बुक के क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन को करेंगे, जितने भी होंगे सारे सारे कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या क्या रह गया, मैं अभी रेड पेन से उसको लगा रहा हूँ कि जो जो मुझे आज की क्लास के अंदर कराना है। सबसे पहले मेरा रह गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक। फिर रह गया लॉस ऑफ स्टॉक और बाय थेफ्ट और फायर, ठीक। फिर ये रह गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस और डेप्रिसिएशन हो चुका है। ओपनिंग एंट्री वाला एक चैप्टर है, वहां जाकर आप उसको सीखें। तो एक दो तीन चार पाँच छः और टोटल 7 रह गई है ट्रांजेक्शन। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे थेफ्ट से, लॉस ऑफ स्टॉक। लो दोस्तों हेडिंग डालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। 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 आपको नाम पढ़ते ही बता रहा है कि थेफ्ट का मतलब हो गया चोरी, फायर का मतलब हो गया जलना। या तो मेरे गुड्स चोरी हो गए, चोरी हो गई इस वजह से लॉस हुआ, या तो गुड्स जल गए इस वजह से लॉस हुआ। दोनों में से कोई भी कंडीशन आएगी ना, चोरी हो जाए या जल जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन आएगी तो उसकी एंट्री सेम होगी। सबसे पहले क्या होगा, मान लेते हैं गोडाउन में गुड्स रखे और चोरी हो गए या फिर जल गए, दोनों में से कोई एक हो गया, तो मेरे गुड्स बढ़ गए या कम हो गए? सर कम हो गए। अब मुझे बताओ कम करने की वजह सेल है या अदर देन सेल है? सर अदर देन सेल है, क्योंकि सेल करने से कम नहीं हुए, चोरी हुई किस वजह से कम हुए या फिर जल गए इस वजह से कम हुए। अगर सेल होता तो सेल अकाउंट क्रेडिट करता, अगर सेल से अदर देन सेल है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा गुड्स कम होने पे। तो एंट्री क्या पास होगी? पहली एंट्री पास होगी लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, अगर थेफ्ट से हुआ है तो, या थेफ्ट से नहीं हुआ तो चोरी से, तो और फायर लिख देना। अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मेरा इससे क्या हो गया, परचेज कम हो गया, कुछ कम हो गया। आई बात समझ में? लॉस था, लॉस के बढ़ना डेबिट होता है और एक्सपेंस का कम होना, एक्सपेंस का नहीं गुड्स का कम होना लिखो, गुड्स का कम होना क्रेडिट होता है। तो गुड्स कम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त? गुड्स को कम करने के लिए मुझे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अदर देन सेल वाला रीजन। ये एंट्री समझ में आई। अब क्या होता है दोस्तों, ध्यान सुनना। अब क्या होता है, पहली एंट्री मेरे को पास करनी है, जैसे ही मेरे गुड्स जल जाए या जैसे ही मेरे गुड्स चोरी हो जाए, वैसी वाली एंट्री पास कर देनी है, लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ बाय थेफ्ट और फायर टू परचेज अकाउंट, ठीक। इसके बाद दोस्तों मान लेते हैं केस नंबर 1 बनता है कि जो गुड्स जल गए या चोरी हो गए, क्या आपने उस गोदाम में जो रखे थे गुड्स, गोडाउन में जब गुड्स रखे थे वो गुड्स जल गए या चोरी हो गए, तो आपने क्या इसका इंश्योरेंस कराया था या आपने इंश्योरेंस नहीं कराया था? अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो तब क्या एंट्री पास होगी, और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो तब क्या एंट्री पास होगी? हो सकता है ना कि गुड्स गोडाउन में रखे होते, दोस्तों गुड्स जब गोडाउन में रखे होते हैं तो कंपनी क्या कराती है, इंश्योरेंस कराती है। डर रहता है कि चोरी हो जाए या जल ना जाए, इसलिए कंपनी क्या करती है, कभी कभी इंश्योरेंस कराती है। और इंश्योरेंस कराएगी तो 3 केस बनते हैं दोस्तों, 3 केस बनते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं कराया फिर तो कोई केस ही नहीं, फिर तो खत्म, ये एंट्री पास करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे आगे। बट अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो क्लेम मिलेगा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और कहूंगा भाई साहब कि ये जो गुड्स है मेरे जल गए या चोरी हो गए गोडाउन में से, अब मुझे आप इसका पैसा दो, क्योंकि मैंने इसका इंश्योरेंस कराया था और हर साल प्रीमियम भरता था मैं इसका। अब जब भी गुड्स चलेंगे, आपने वादा करा था इंश्योरेंस कराते टाइम, आपने ये कहा था कि जैसे ही आपके गुड्स जल गए या चोरी हो जाए हमसे आप पैसा मांगने आ जाना, हम दे देंगे आपको। अब जल गए यार, आप मुझे पैसे दे दो। इंश्योरेंस का मतलब समझ में आ रहा है आपको? इंश्योरेंस का मतलब हुआ कि गोडाउन के अंदर जो गुड्स रखे हैं और अगर हमने उसका इंश्योरेंस कराया, इसका मतलब है कि अगर वो जल जाते हैं या फिर कोई चोरी हो जाते हैं तो उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी और इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका पैसा दे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी 100% पैसा दे दे, या ये हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी कुछ दे कुछ कम कर दे कुछ ना दे, है ना। तो वो केस में पढ़ना है कि अगर उसका इंश्योरेंस हो रखा है
तो क्या एंट्री ट्रीटमेंट होगा। देखो पहली एंट्री तो यही होगी कि जैसे ही कुछ जले वैसे पहली एंट्री ये पास कर देंगे ऑन एट द टाइम ऑफ फायर एंड एट द टाइम ऑफ थेफ्ट एंट्री पास हो जाएगी। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इससे गुड्स कम हो गए और लॉस हो गया तो इसने डेबिट कर दिया। ठीक, केस नंबर 1 लिखना आप। देखना, इफ द गुड्स वर इंश्योर्ड, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, if goods were insured and insurance claim is logged, इंश्योरेंस क्लेम मांग रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम अभी मांगने गए कंपनी वाले के पास। देखो क्या होता है, जब भी गुड्स चोरी हो जाएंगे या जल जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के पास हम जाएंगे और हमसे कहेंगे सर हमें क्लेम दे दीजिए, हमारा गुड्स जल गए हैं, आप आके चेक कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी आएगी, इंश्योरेंस कंपनी की टीम आएगी आपके गोडाउन के अंदर, आप सारा देखिए कितने गुड्स जले हैं, कितने बच गए हैं, क्या कितने चोरी हो गए हैं, कितने बच गए हैं, टोटल इंस्पेक्शन करेगी पूरा। इंस्पेक्शन करने में इसमें 10-15 दिन लग जाते हैं और 10-15 दिन लग गए उनको बताते हैं भाई इतने गुड्स जले, इतने का क्लेम आएगा, ये बताते हैं। या तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम देती है, या तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम ना दे, क्योंकि पूरा क्लेम नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ जैसे कि 95% जितने गुड्स जले उसको 95% या फिर 90% प्रोवाइड कराती है, ज्यादा 100% क्लेम नहीं देती। पर कभी कभी होता है कि 100% दे दीजिए, वो डिपेंड करता है आपका प्रीमियम कैसा है, आप हर साल या हर महीने कितना जमा करा रहे हो। अगर ज्यादा जमा करा रहे हो तो अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया आपने, कम जमा करा रहे हो तो कम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो डिपेंड योर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पहले ये केस नंबर 1 बनता है कि पहला पॉइंट बनता है इसका कि आपके पास अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम मांगोगे, और जब इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम मांगोगे तो जो लॉस मैंने ऊपर डेबिट कर रखा था, ध्यान सुनना, जो लॉस मैंने ऊपर डेबिट किया हुआ था, जो लॉस मैंने मान लिया था, देखो जैसी कुछ जले ना और जैसी फायर हो, ये मत देखना कि आपका इंश्योरेंस कराया या नहीं कराया, उस दिन एंड लॉस मान लेना। जैसी ही कुछ जले या जैसे ही कुछ फायर हो गए उस दिन लॉस मान लो। फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना और इंश्योरेंस कंपनी से कहना सर आपने अब हमें पैसा देना है, अब मैं आपको डेबिट कर दूंगा इंश्योरेंस कंपनी, या फिर आप ले सकते हो इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम भी ले सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी भी ले सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कहा कि इंश्योरेंस कंपनी अब मेरा डेटर है, अब क्योंकि इससे मुझे पैसे लेने हैं, और इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाकर मैं अपना जो लॉस मैंने जो मान लिया था अब वो लॉस खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो लॉस मैं बियर नहीं करूंगा, कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब भी आपका गुड्स जलता है या जब भी आपके गुड्स चोरी होते हैं तो पहले उसी दिन एक एंट्री पास कर दो लॉस की, पहले खुद लॉस मानो, फिर लॉस को कैंसिल करके इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लो। करने का तरीका ये होता है, आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को डेटर नहीं बना सकते, पहले लॉस की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, फिर अगले दिन आप जाओगे इंश्योरेंस कंपनी के पास और वहां से क्लेम मांगोगे, तो अगले दिन आपको इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाना पड़ेगा और लॉस जो माना था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। डे वाइज एंट्री होगी, जिस दिन गुड्स जल गए, जिस दिन गुड्स आपके पास चोरी हुई, उस दिन तो आप एंट्री पास करोगे कि मेरे गुड्स जल गए, मुझे लॉस हो गया, पहले करोगे लॉस की एंट्री पास कि मेरे को लॉस हुआ, और ये लॉस का क्लेम आप किससे मांगोगे, अगले दिन जाकर इंश्योरेंस कंपनी से बोलोगे कि लाओ भाई इंश्योरेंस कंपनी मेरे गुड्स जल गए या चोरी हो गए, इसका क्लेम मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ था आपकी कंपनी से। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, पर पैसा अभी नहीं देगी, पैसा कब देगी, पहले वो चेक करेगी, 15-20 दिन लगेंगे उसको भी चेक करने में, तो तब तक क्या एंट्री पास करोगे आप। जब आप इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेने गए तो इंश्योरेंस कंपनी को बनाओगे डेटर कि बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा देना है, और जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी 15 दिन बाद तभी डेटर बना लोगे, 15 दिन बाद देगी तब अलग बात है, अभी तो क्या बोलोगे उसको, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से डेटर बना लिया, और जो लॉस मैंने मान लिया था अब वो लॉस खत्म हो गया, क्योंकि ये जो लॉस मैंने एट द टाइम जिस दिन लॉस हुआ उस दिन लॉस मान लिया था, पर ये लॉस का बियर कौन करेगा, ये लॉस बियर कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो अब मेरा लॉस थोड़ी ना, इंश्योरेंस कंपनी का लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, इसको आप कर देंगे कैंसिल। समझ लो आप क्यों कर रहा हूं, लॉस को कैंसिल कर रहा हूं दोस्तों। वो लॉस जो मैंने मान लिया था, वो जो मैंने डेबिट कर दिया था, वो डेबिट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो लॉस का बर्डन किसमें पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी पड़ेगा। तो वो लॉस जो मैंने मान लिया था कैंसिल करके मैं इसको खत्म कर देता हूँ। लॉस का कम होना डेबिट कर दो या इनकम मान लो, लॉस को कम करना हो तो इनकम बढ़ा दो, लॉस और इनकम अपने एडजस्ट जाती है, या लॉस को कम करने के लिए लॉस बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट कर देना। आए बात समझ। तो पहली केस की एंट्री, अब इंश्योरेंस कंपनी आएगी, आपका चेकिंग करेगी, अब उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी आकर चेक करेगी और क्या होगा देखो, हो सकता है केस नंबर
अब इंश्योरेंस कंपनी द फुल when the full amount of claim has been received, when the full amount of claim has been received from insurance company, when full amount of claim has been received from insurance company से full amount of claim receive हो जाता है, या तो पूरा अमाउंट क्लेम रिसीव हो जाए, या मेरे दोस्तों और आएगा। और ऐसा करो, आप इसको ना केस में डालो, अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया ना, लिख दिया, चलो कोई। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में और लगेगा। और केस नंबर 3 कहता है इंश्योरेंस कंपनी, when the insurance company does not pay full claim, when the insurance company does not pay full claim, अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम नहीं कर रही तो when the insurance company does not pay full claim। लो भाई, ये 2 एंट्री बनती है भाई, ये 2 एंट्री बनेगी। या तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा दे देगी उसका, जितने गुट चले, मान लो 10 लाख के गुट चले, या तो 10 लाख के 10 लाख मिल जाएंगे, या 8 लाख मिल जाएंगे, 2 लाख का हमें हमारा लॉस हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा दे दे, तो इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा दे देगी तो पैसा की पेमेंट करेगी बैंक से। ये बात ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैश नहीं देती, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी हमें बैंक से पेमेंट करेगी। इंश्योरेंस कंपनी में बैंक में पैसा जमा करा दिया, 10 लाख का लॉस हुआ, 10 लाख के गुट चले और 10 लाख में मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, और जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया था, अब वो डेटर किस बात की डेटर तो बनाया था इसलिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देना है। अब इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, अब केस आया, 15 दिन बीत चुके हैं, चेकिंग होगी। अब इंश्योरेंस कंपनी का हाँ आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरा क्लेम दे दिया। तो जो डेटर बनाया था इंश्योरेंस कंपनी को, एसेट हमारी थी, डेबिट करा था, अब उसको कैंसिल कर दो भाई। क्यों? अब किस बात के डेटर, आपको पैसा दे दिया ना, डेटर तो बोलते जब पैसा लेना होता है, अब तो दे दिया, अब किस बात के डेटर, इसलिए डेटर को कैंसिल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है सर, क्रेडिट कर देंगे और बोलेंगे भाई पैसा आ गया, और इंश्योरेंस कंपनी जिससे पैसा लेना था अब उसको कैंसिल कर देंगे, उसने पैसा दे दिया। तो यहाँ डेटर का बढ़ना, डेटर का कम हो जाना हो जाएगा, एसेट का हो जाती है। और यहाँ पर बैंक क्या होगी, मेरी एसेट का बढ़ना हो गया, एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का बढ़ना क्रेडिट। बट कभी कभी ऐसा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम नहीं देगी। मान लेते हैं 10 लाख की गुट जले और 10 लाख में से आपको क्लेम सिर्फ 8 लाख का मिला, तो पहले क्या बोलेगा, बोले कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख से, 8 लाख में पैसा मिल गया, बैंक को 8 लाख से डेबिट कर दोगे, और इंश्योरेंस कंपनी को भाई पूरे से खत्म करोगे, कहोगे इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा पूरा लेना था। इंश्योरेंस कंपनी कहोगे भैया 10 लाख रुपए लेते, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर को कैंसिल कर दोगे 10 लाख से। डेटर को कितने से कैंसिल करोगे, 10 लाख से, पैसा कितना आएगा 8 लाख, और 2 लाख का क्या होगा दोस्त, लॉस हो गया। मुझे लगा, ध्यान सुनना, लॉस कितने का, पहले मैंने कहा 10 लाख का लॉस माना, पहले देखो 10 लाख का लॉस माना मैंने, उसके बाद मैंने 10 लाख का लॉस कैंसिल कर दिया अपना पूरा, अब मेरा कोई लॉस नहीं है। पहली एंट्री में लॉस माना था 10 लाख का, दूसरी एंट्री में पूरा लॉस को रिकवर कर लिया, 10 लाख कैंसिल कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी को एजम्पशन माना कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10 लाख दे रही है, और इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10 लाख नहीं दिया। इंश्योरेंस कंपनी से कितना दिया, 10 लाख मांगते थे पर दिया 8 ही लाख। इसलिए मैंने क्या कहा, भाई बाकी जो 2 लाख उसको लॉस मानो, बाकी जो 2 लाख है उसको लॉस बाय स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट। भाई ये दोबारा लॉस को माना है, दोबारा लॉस इसको रिकॉर्ड करेंगे, दोबारा लॉस रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करा दोबारा लॉस, सर लॉस माना तो था, अब पहले 10 लाख का लॉस माना यहाँ पर, मान लो दूसरे उठ चले 10 लाख चले, और 10 लाख का लॉस माने के फिर दोबारा 2 लाख का लॉस मान रहे हो यहाँ पर, फिर लॉस को बढ़ाएंगे। क्यों करा ऐसा, 2 बार लॉस क्यों माना, 12 लाख के थोड़ी चले, सर नहीं, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, 10 लाख रुपए का लॉस माना था और 10 लाख के लॉस को कैंसिल भी तो कर दिया, कोई लॉस भी तो नहीं हुआ मेरा। 10 लाख का लॉस पहले जिस दिन गुट चले उस दिन 10 लाख का लॉस माना, जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेने गया उस दिन 10 लाख के लॉस को पूरा कैंसिल कर दिया। तो आप किस बात का लॉस, अब मेरे बुक्स में कोई लॉस दिख रहा है,
पहले मैंने लॉस रिकॉर्ड करा, फिर लॉस को कैंसिल करके खत्म कर दिया। अब जब कैंसिल कर दिया तो अब तो कोई लॉस नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ये दो एंट्री आपस में क्या हो गई, सेट ऑफ हो गई। ये दो एंट्री आपस में क्या हो गई, तो सेट ऑफ हो गई। सेट ऑफ मतलब लॉस को पहले बढ़ाया फिर कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब सेट ऑफ हो गया, मतलब आपस में सेट ऑफ कर लिया इन्होंने, मिल गया और कैंसिल हो गई आपस में। सेट ऑफ हो गया, हो गई कैंसिल हो गई। तो मेरा कंपनी के अंदर, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी लॉस नहीं दिख रहा दोस्तों। लॉस बढ़ाया और लॉस कैंसिल कर दिया। ये लॉस सिर्फ और कितना है, एक्चुअल लॉस मेरा कितना हुआ, अब दोबारा नहीं, दोबारा लॉस रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक्चुअल लॉस मेरा हुआ है, एक्चुअल लॉस सिर्फ 2 लाख का हुआ है। आई बात समझ में? यहाँ एक क्वेश्चन करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको इस क्वेश्चन से। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, चोरी हो गया मान लिया, 20 लाख रुपए के कुछ चोरी हो गए, ठीक। गुड्स वर इंश्योर्ड, गुड्स इंश्योरेंस कराया था, गुड्स वर इंश्योर्ड। केस नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल क्लेम ऑफ 20 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम कर दिया। क्या तो ये हो सकता है, केस नंबर 1 हो सकता है या केस नंबर 2 हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी पे ओनली 15 लाख ऑफ क्लेम, 15 लाख का क्लेम। तो या तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम दे देगी या इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम देगी और कुछ क्लेम नहीं देगी। तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले एंट्री पास करेंगे जिस दिन आपने लॉस माना, जिस दिन आपने लॉस हुआ उस दिन आप लॉस मानोगे। पहले मैं लॉस मानूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट डेबिट कर दूंगा 20 लाख से। और इससे मेरी परचेज बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई, तो परचेज अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 20 लाख से। उसके बाद मैं सेकंड एंट्री के पास जाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी को बनाऊंगा अपना डेटर, बोलूंगा इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देना है। और जो लॉस मैंने माना था 20 लाख रुपए का, अब वो लॉस किसको कौन बियर करेगा, वो लॉस अब वो लॉस बियर करेगा इंश्योरेंस कंपनी वाली। और इंश्योरेंस कंपनी को बना लिया डेटर, और जो लॉस माना था उस लॉस को मैंने कर दिया कैंसिल। अब मेरा सेटअप हो गया, कोई लॉस नहीं दिख रहा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों, एक बार लॉस माना और दूसरी एंट्री में कैंसिल कर दिया लॉस को। मैंने कहा ये लॉस कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना पैसा देगी, 20 लाख। अब इंश्योरेंस कंपनी जब चेकिंग करने आई तो उसने कहा चलो भाई आपको पूरा क्लेम बन जाएगा, या आपको कहेगी इंश्योरेंस कंपनी नहीं पूरा नहीं मिलेगा, 15 मिलेगा। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर फुल क्लेम मिल जाता, फुल क्लेम मिलता, तो क्या एंट्री पास होगी, मैं कहूंगा भाई बैंक अकाउंट मेरे पे पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा, बड़े सिंपल एंट्री। और जो इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेटर बनाया था वो कैंसिल कर देना, इंश्योरेंस कंपनी को जो आपने डेटर बनाया था वो कैंसिल कर देना, और एंट्री पास हो जाएगी 20 लाख और 20 लाख से। ठीक, मान लो फुल क्लेम नहीं मिला, फुल क्लेम नॉट रिसीव्ड, फुल क्लेम रिसीव्ड लिखते हैं यहाँ पे। मान लो फुल क्लेम नहीं मिला, अब फुल क्लेम नहीं मिला तो कितना मिला था, मिला सिर्फ 15 लाख रुपए। तो जितना मिला उसको तो पहले डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक 15 लाख से बढ़ गया। और जितना नहीं मिला वो लॉस हो गया आपका। भाई आपने सोचा था कि इंश्योरेंस कंपनी में 20 लाख देगी, पर एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का इंस्पेक्शन करने का कितना लगाया हिसाब, 15 लाख में मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मतलब जो 5 लाख हो तो मेरा अब कहीं से नहीं आने वाला पैसा, तो अब वो एक्चुअल लॉस हो गया मेरा। पहले मैंने लॉस माना पूरा 20 लाख, फिर मैंने पूरा कैंसिल कर दिया, मुझे लगा इंश्योरेंस कंपनी पूरा दे देगी, पर इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया, सिर्फ 15। अब मुझे दोबारा लॉस मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले जो माना था उनको कैंसिल कर देता, अब मैं दोबारा लॉस मानूंगा, वो एक्चुअल लॉस होगा मेरा। तो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट डेबिट कर देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट डेबिट कर देंगे रोज, और ये डेबिट करेंगे 15 लाख यहाँ पर, 5 लाख यहाँ पर, और इंश्योरेंस कंपनी पूरे से खत्म कर देंगे। कहेंगे भाई इंश्योरेंस कंपनी हमारा डेटर था, सर आपने दो बार इंश्योरेंस कंपनी ने कहा केस है भाई यहाँ और है, और या तो ये कोई प्रिंसिपल पॉसिबल है या ये केस पॉसिबल होगा दोस्तों, दोनों में से कोई एक केस पॉसिबल होगा, आप दोनों नहीं कर सकते एक टाइम पे। या तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी या कुछ पैसा देगी, कुछ नहीं देगी, आई सब में तो ये एंट्री एंड होगी इस एंट्री का, देखो इंपॉर्टेंट एंट्री थी और बड़ी एंट्री, इसलिए मैं उसको रोकी। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि आज के क्लास की एंट्रीज थोड़ी बड़ी बड़ी है। आगे एंट्री पास करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की।
अब एंट्री छोटी छोटी एंट्री है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो खर्चा जो पे करना था पर आपने पे नहीं किया, वो खर्चा जो पे करना था मेरे दोस्तों पर आपने पे नहीं किया। अब उस केस के अंदर क्या एंट्री पास हो, तो मैंने कहा वो खर्चा जो पे करना था पर आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर बन गई लायबिलिटी। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है बताओ, क्रेडिट होता है। तो आप एंट्री के पास करोगे टू आउटस्टैंडिंग ओ स्लैश एस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट कर दोगे क्रेडिट, और कहोगे सर ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। और आप कहोगे सर, और आप कहोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्या कहोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्यों कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा, खर्चा तो है ही, कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा, और खर्चे का बढ़ना डेबिट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बड़ी सिंपल एंट्री थी इसकी कि भाई वो खर्चा जो पे करना था, कभी ना कभी तो पे करो, वो खर्चा तो है पर पे नहीं किया, अगर कर देता तो क्या क्या होता, कैश चले जाता, पर नहीं किया तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल, रेंट ड्यू ऑफ रुपीज 20,000 बट नॉट पेड, रेंट ड्यू ऑफ रुपीज 20,000 बट नॉट पेड, रेंट पे करना था 20,000 का पर आपने पे नहीं करा। तो मैंने कहा भाई रेंट कभी ना कभी तो पे करेंगे, रेंट तो खर्चा है या है ही, ये पे करेंगे नहीं, करेंगे सर, इस साल पे नहीं करा तो अगले साल कर देंगे। तो रेंट जो अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा 20,000 से, क्योंकि रेंट क्या मान ले खर्चा, क्या आपने पे कर दिया, अगर आपने पे कर दिया था, अगर आप पे कर देते तो यहाँ कैश कम हो जाता दोस्तों, या फिर बैंक से पे करता तो बैंक कम हो जाता, पर आपने पे नहीं किया, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट को कर देंगे, बढ़ा देंगे 20,000 से, आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री के पास होगी, आउटस्टैंडिंग की रेंट मेरे लिए बन जाएगी लायबिलिटी, नहीं मैं नई लायबिलिटी जनरेट कर दूंगा और ये मेरे लिए हो जाएगा खर्चा। देखो एक्सपेंस तो है दोस्तों, एक्सपेंस तो है मेरे भाई, कभी ना कभी तो आपको पे करना पड़ेगा, खर्चा तो है ही, और वो खर्चा अभी पे नहीं करा, अगर अभी पे कर देते तो कैश कम हो जाता या फिर बैंक कम हो जाता, पर आपने अभी पे नहीं करा, करोगे आगे जाकर आगे, पर अभी पे नहीं करा तो आपके ऊपर लायबिलिटी जनरेट होगी, वो खर्चा तो पे करना था पर नहीं करा, आपके ऊपर लायबिलिटी, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया, एंट्री क्लियर है, छोटी मोटी एंट्री है। लॉजिक को समझो भाई, लॉजिक, ये जो लॉजिक लिख रहा हूं यहाँ पर, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से डेबिट, लायबिलिटी बढ़ने की वजह से डेबिट क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, वो खर्चा जो पे नहीं करना था आपने फिर भी पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, वो खर्चा जो पे नहीं करना था आपने फिर भी कर दिया, क्या मानी जाती है, एसेट्स मानी जाती है। और मैंने कहा वो खर्चा जो था नहीं पे करने के लिए फिर भी आपने खर्चा पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी एसेट मानी जाएगी, और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है हमारी, एसेट का बढ़ना क्या होता है बताओ, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, एंट्री पास करोगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ गई, वो खर्चा जो पे नहीं करना था आपने फिर भी पे कर दिया तो एसेट बढ़ गई। और टू टू मेरे दोस्तों टू टू एक्सपेंस अकाउंट, टू एक्सपेंस अकाउंट, सर एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, अब ये समझना है कि एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, वहां तो समझ में आ गया था कि आउटस्टैंडिंग क्यों हुआ है। देखो प्रीपेड एक्सपेंस समझ में आ गया, क्योंकि हमारी एसेट मानी जाती है, वो खर्चा जो पे नहीं करा था फिर भी हमने एडवांस में पे कर दिया, एसेट है इसलिए डेबिट कर दिया, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। पर एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ है, ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट है, आपको भी ये लिखना है, ये क्रेडिट क्यों हुआ, किसी को नहीं पता इसका लॉजिक दोस्तों, आप बता दो सर, बताओ क्यों क्रेडिट हुआ है, जबकि यहाँ पर तो कैश क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस पे करूंगा एडवांस में तो पैसा जाएगा, है ना, तो ये खर्चा क्यों क्रेडिट हुआ, ये बताओ। तो वही, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो सीखना है कि एक्सपेंस क्यों क्रेडिट हुआ है आपका। अगर मैंने ये समझा दिया एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। चलो भाई ये इसमें यही समझना है, उसमें समझने लायक कुछ था नहीं ऑप्शन इसमें, उसमें था कि भाई खर्चा है, खर्चा किया, खर्चा पे करना था पर आपने किया नहीं, इसलिए लायबिलिटी बन गया, क्रेडिट हो गया, और खर्चा कभी ना कभी पे करोगे इसलिए एक्सपेंस को डेबिट है। यहाँ एक्सपेंस डेबिट की वही आपको रीजन पता है, क्योंकि कभी ना कभी तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है ही, खर्चा तो पे करना आपने किया नहीं वो अलग बात है, खर्चा तो है ही इसलिए डेबिट हुआ, और पे नहीं करा इसलिए आफ्टर एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। यहाँ पर खर्चा नहीं था आपने फिर भी एक्सपेंस को क्रेडिट करा गया है। प्रीपेड एक्सपेंस में आता है कि वो एसेट मानी जाती है, जब एक्सपेंस पे कर देते हैं एडवांस में तो एसेट मानी जाती है। ध्यान देना क्या हो एग्जाम, ध्यान सुनना दोस्त, एग्जाम्पल समझ में आएगा। मैंने कहा
इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू ऑफ रुपीज 10,000 फॉर दिस 10,000 of current year, 10,000 of current year, but company paid 20,000 of insurance premium. Company paid 20,000 of insurance premium, जो कि out of this, जिसमें से 20,000 में से out of this 10,000 is for next year. मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब पता है क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, ध्यान सुनना, कंपनी ने क्या करा, बहुत एंट्री बता रहा हूँ, एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ दोस्तों, तो गलत हो जाएगा, ध्यान सुनना। कंपनी ने को 10,000 पे करना था, ड्यू कितना था कंपनी का, ड्यू मतलब लायबिलिटी कंपनी के ऊपर, कितने की लायबिलिटी थी 10,000 फॉर करंट ईयर। इस साल कितना पे करना था 10,000, खर्चा कितना था इस साल का सिर्फ 10,000 का, कंपनी ने कितना पे कर दिया एक्चुअल में 20,000, जो कि 10,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो कंपनी ने पहली एंट्री पता क्या पास करी, कंपनी ने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे कर दिया 20,000 का और इससे मेरा कैश या फिर बैंक कम हो गया, क्योंकि जब पे करूंगा तो कैश भी बैंक कम हो जाएगा 20,000 रुपए। अब दोस्तों कंपनी ने क्या करा, ध्यान सुनना, कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस को 20,000 रिकॉर्ड कर देती है कंपनी, एक्सपेंस को 20,000 रिकॉर्ड कर लिया, जबकि खर्चा एक्सपेंस सिर्फ 10,000 का था, जबकि खर्चा कितने का था 10,000 रुपए का था, जबकि खर्चा कितने का था मेरे दोस्त 10,000 का। एक्सपेंस कंपनी ने कितना रिकॉर्ड कर, ये क्या है इंश्योरेंस की प्रीमियम एक्सपेंस है, एक्सपेंस कंपनी ने कितना था इस साल का खर्चा कितना पे करना था 10,000, कंपनी ने कितना पे कर दिया 20,000। तो कंपनी ने गलती से क्या करा, ध्यान देना, यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर क्या कर दिया, एरर कर दिया, यहाँ पर कंपनी ने गलती कर दी और कंपनी ने यहाँ पर 10 की जगह 20,000 की रिकॉर्डिंग कर दी। कितना रिकॉर्ड कर दिया 20,000 रिकॉर्ड कर दिया दोस्तों, जबकि एक्चुअल खर्चा कितना था इस साल का 10,000 का। ध्यान सुनना क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम को 20,000 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि एक्चुअल में इस साल का जो खर्चा था वो 10,000 था, कंपनी ने 20,000 डाल दिया। अब मैंने गलती कर दी यहाँ पर, जबकि दूसरी एंट्री पास करती कंपनी, पहले क्या करती है कंपनी सारे को खर्चा मान लेती है, कंपनी क्या करती है पहले 100% एक्सपेंस मान लेती है, जब बाद में चलता है कि उसके अंदर 10,000 एक्सपेंस है इस साल का और 10,000 प्रीपेड एक्सपेंस है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी दूसरी एंट्री पास करती है, कहती है जो मैंने 20,000 पे खर्चा माना, जबकि मुझे खर्चा कितना माना था इस साल का, भाई खर्चा तो इस साल का होगा ना, वो एक्सपेंस जो इस साल पे करना था वही तो खर्चा मानूंगा। याद है एक्सपेंस के 3 स्टेज, इस साल का खर्चा को खर्चा माना जाएगा, इस साल खर्चा पे नहीं करना, अगले साल का खर्चा पे नहीं करना, फिर भी आपने पे करता है, इस साल को प्रीपेड एक्सपेंस माना जाता है, एडवांस माना जाता है। तो कंपनी ने क्या करा, अरे कंपनी ने कहा भाई मैंने तो 20,000 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि मेरा खर्चा तो कितने का है 10,000 का, अब मुझे 10,000 से हटाना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या कहा कि भैया प्रीपेड एक्सपेंस हुआ था मेरा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कंपनी ने दूसरी एंट्री पास करी और कहा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कंपनी ने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू कैश या फिर टू इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया, क्यों दोस्तों ध्यान समझना, इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया मेरे भाई, ध्यान समझना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीपेड करके समझ में आता है कि भैया 10,000 रुपए मैंने यहाँ पर था, अभी इंश्योरेंस यहाँ पर 10,000 क्यों डाला, यहाँ पर डाला क्योंकि इसको सेट ऑफ करा गया है, इसको कैंसिल करा गया, यही तो समझाना चाहता हूँ। वो खर्चा कैंसिलेशन ऑफ एक्सपेंस को कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि कंपनी ने जब ये खर्चा पे करा था कंपनी ने पूरा का पूरा इसको खर्चा मान लिया था, जबकि कंपनी का खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ कितने का है, इस साल का खर्चा कितने का है 10 का, कंपनी ने क्या करती है कंपनी पूरा 20 मान लेती है, इसलिए उस 10 को जो एक्स्ट्रा खर्चा मान लिया वो खर्चा नहीं था, प्रीपेड एक्सपेंस था, उस खर्चे को पहले मैंने कैंसिल कर दिया और उसको दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिसका नाम था प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। वो 10,000 खर्चा नहीं था दोस्तों, वो 10,000 क्या था प्रीपेड इंश्योरेंस था, कंपनी इसको क्या रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, उस 10,000 को कैंसिल करा, पहले तो खर्चे को कैंसिल कर रहा, क्या करा एक्सपेंस को
कैंसिल करा, और कैंसिल करके कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में, क्योंकि प्रीपेड था वो। और अब बताओ कि एसेट एक्सपेंस क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि एक्सपेंस को ज्यादा डेबिट कर दिया जाता है और उसको कैंसिल करके क्रेडिट कराया जाता है। एक्सपेंस जब मैंने खर्चा 10,000 का था और मैंने पेमेंट 20 की कर दी, तो जितनी पेमेंट कर देते हैं उतने का खर्चा रिकॉर्ड कर लेती है कंपनी। तो कंपनी ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर देती है, पर उतना एक्सपेंस नहीं होता, आधा खर्चा प्रीपेड एक्सपेंस का था। तो कंपनी ने जितना प्रीपेड एक्सपेंस खर्चा था, वो जो खर्चा मान लिया था उसको आप कैंसिल कर देगी और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इसलिए एंट्री पास होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। आई बात समझ में आया? और यही लॉजिक इनकम में भी होगा आपका। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस क्यों हुआ, आपने कहना प्रीपेड एक्सपेंस का देख बड़ा एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, और एक्सपेंस क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी जब इस खर्चे को पे करती है तो कंपनी पूरा खर्चा मान लेती है, जबकि उसको कुछ खर्चा मानना था 10,000 और कुछ प्रीपेड एक्सपेंस माना था, कंपनी पूरा खर्चा मान लेती है, उस खर्चे को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करा जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस माना जाता है। आई बात समझ में? तो सर पहले कंपनी गलत करती क्यों है फिर? सर यही लॉजिक है, यही एक तरीका है, पहले खर्चा पूरा मानते हैं फिर उसको एडजस्ट करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एडजस्टेड एंट्री। ये एडजस्टेड एंट्री कहा जाती है, क्या कहा जाती है इनको? एडजस्टेड एंट्री कहा जाती है। आगे जाकर पीएनएल अकाउंट आएगा ना, तो फिर दोबारा समझाऊंगा आपको मैं ये चीज, ठीक है दोस्त? तो वहां पर और आपको क्लियर होती चलेगी। अगली एंट्री पास करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये हो गया इनकम, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अरे ठीक है, इनकम कमा तो ली ना आपने, वो क्या कहता है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल कहता है जिस दिन आपने इनकम कमाई उसी दिन रिकॉर्ड कर लेना। मैंने कहा ठीक है सर, आज मैंने इनकम कमाई 10 लाख रुपए की, मैंने कहा कमीशन की इनकम कमाई, मैंने कहा इनकम अकाउंट क्या कर दिया, मैंने इनकम अकाउंट कर दिया क्रेडिट। मैंने कहा कमीशन कमाया मैंने 10,000 रुपए कमा लेते हैं तो इनकम क्रेडिट। क्या वो कमीशन मिल गया? नहीं मिला सर। अगर मिल जाता तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता था, क्योंकि कैश बढ़ जाता, पर मिला नहीं तो क्या बोलूंगा, एसेट बोलूंगा, एक्रूड इनकम कहूंगा। क्या बोलूंगा? एक्रूड इनकम। बड़ी सिंपल है एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह। देखो इनकम आपने कमाई, इनकम आपने कमाई इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, तो इनकम का बढ़ना क्या होता है? इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है। वो इनकम आपको मिली नहीं, आपको नहीं मिली, तो वो इनकम जब कमा ली पर मिली नहीं, वो क्या होती है? एसेट होती है। एसेट का बढ़ना क्या होता है दोस्त? एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। सिंपल एंट्री। मान लो कमीशन रिसीव्ड बट नॉट पेड, एंट्री क्या होगी? मैंने एग्जांपल दिया कि भाई कमीशन अर्न, कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 अर्न बट नॉट रिसीव्ड yet, but not received yet। कमीशन कमा लिया पर अभी तक मिला नहीं, तो एंट्री के पास करूंगा भाई एक्रूड कमीशन। वो कमीशन जो कमा लिया, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि क्यों करूंगा डेबिट? क्योंकि एक्रूड कमीशन अकाउंट को मान लूंगा एसेट 10,000 रुपए की, वही कमा लिया पर मिला नहीं, और कभी ना कभी तो कमाऊंगा, इसलिए कमीशन अकाउंट को क्या कर दूंगा, कमीशन अकाउंट को क्या कर दूंगा दोस्त? कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। दोस्तों बड़ी सिंपल एंट्री होती है, आप ये देखो, आप ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो एक एक लॉजिक समझ, एक एक ट्रिक सिखाता हूँ। ऐसा सिखाना ट्रिक क्या होती है, इसके अंदर कुछ होता है, लॉजिक मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक याद करने का प्रोसेस बताता हूँ। ये एडजस्टेड भूल जाते हैं कभी कभी, बड़ा सिंपल होता है इसको याद करना। पहले क्लास एंट्री और कर लेते हैं एडजस्टेड। इनको चारों को एडजस्टेड एंट्री भी कहा जाता है, इनको एडजस्ट करने के लिए होती है। एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये मेरे लिए क्या मानी जाएगी बताओ? लायबिलिटी। वो इनकम जो कमाई नहीं फिर भी मिल गई। अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? सर कमाई नहीं मिल गई तो पहले तो आप करो इनकम रिसीव्ड एडवांस को आप कर दो क्रेडिट, क्योंकि इनकम रिसीव्ड एडवांस आपके लिए लायबिलिटी हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी मानी जाएगी, आपको कर दो क्रेडिट। मैंने कहा ठीक है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। मैंने कहा ओके। फिर क्या होगा सर? ये इनकम आप डेबिट कर देना, फिर इनकम को डेबिट क्यों कर देना अभी बताऊंगा, वही केस डेबिट कर देना इनकम को, और क्या है इनकम का कैंसिलेशन। इनकम क्या हो, ये कम कर दिया, इनकम को कैंसिल करा है, कैंसिल, इस वजह से कैंसिल कैसे करा है, जरा एग्जांपल देखना। कमीशन अर्न ऑफ रुपीज 10,000, कमीशन अर्न ऑफ रुपीज 10,000 बट received 20,000, out of which 10,000 is related to next year। वही सेम एग्जांपल,
मैंने कहा एन वाई फॉर नेक्स्ट ईयर। मैंने कहा कमीशन मैंने कमाया, अन कितना करा है 10,000, पर मुझे कितना रिसीव हो गया 20,000। तो मैंने जो रिसीव हुआ कमीशन तो पहले एंट्री पास लेकर ध्यान देना। मैंने कहा भाई बैंक या फिर कैश, कुछ भी आ सकता है, पैसा बैंक से भी आ सकता है और कैश के थ्रू भी आ सकता है। मैंने कहा बढ़ गई, बढ़ाने के लिए इनको करना पड़ता है डेबिट, 20,000 से करा क्योंकि पैसा कितना है मेरे 20,000। और मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट करके मैंने पूरा कमीशन को इनकम मान ली, जबकि पूरी कमीशन इनकम माननी नहीं थी। मैंने कमीशन क्या करा, कंपनी ने पूरा 20,000 इनकम मान ली, जिसमें से 10,000 तो यहाँ लाइबिलिटी है, इनकम थोड़ी ना। 10,000 तो यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि 10,000 इनकम है इस साल की और 10,000 आपको अगले साल का एडवांस मिल गया, वो इनकम थोड़ा ना, वो तो अगले साल इनकम बनेगी, वो आपको पहले एडवांस मिल गया तो आपकी लाइबिलिटी होनी चाहिए थी। कंपनी ने इसको पूरा इनकम मान लिया दोस्तों। अब इस इनकम को क्या करना पड़ेगा मुझे अगली एंट्री में, इस इनकम को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल करने के लिए मुझे इनकम को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इनकम बढ़ाना हो तो क्रेडिट और कम करना हो तो डेबिट। और कितना कम करूंगा, 20,000 या 10,000 ही करूंगा, जो अगले साल का है तो 10,000 ही करेंगे। इसलिए इनकम को डेबिट करा जाता है। इनकम को क्या करा जाता है दोस्त, इनकम को डेबिट करा जाता है, क्योंकि इनकम को कैंसिल करना होता है, क्योंकि इससे पहली वाली एंट्री में इनकम बढ़ा दी थी। और कहां भेज देंगे, बोलेंगे कमीशन रिसीव एडवांस की लायबिलिटी बना लेंगे, बोलेंगे कमीशन, इनकम की जगह पर जो इनकम होगा उसका नाम आएगा, कमीशन रिसीव, इनकम रिसीव मान ली देना, यहाँ पर कमीशन रिसीव एडवांस लिखना, क्योंकि जो इनकम होती है उसका नाम आया है। लो भाई 10,000 भी हो, आई बात समझ में आया। अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखो आप ये पता लगाओ कि जो इनकम रिसीव एडवांस है वो एसेट है लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो इनकम कर देना डेबिट। ठीक, ध्यान सुनना, क्या है दोबारा सुनो। मैंने कहा पहले ये देखो इनकम रिसीव एडवांस क्या है। देखो मैं आपको एंट्री सिखाता हूं, ट्रिक, इनके ट्रिक सिखाता हूं। मैंने कहा बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लेता हूं पहले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर, क्योंकि लायबिलिटी है तो आप करना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बदल देना क्रेडिट, पहले तो ये कर देना, लायबिलिटी है तो क्रेडिट कर देना और एक्सपेंस कर देना डेबिट। मतलब पहले ये देखना कि नेचर क्या है, उसका नेचर कर देगा जो एक्सपेंस और इनकम उसको फर्दर कर देना डेबिट क्रेडिट। जैसे कि मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखा था पहले कि क्या है लायबिलिटी, और जैसी लायबिलिटी मुझे पता चली है लायबिलिटी है तो मैंने अपोजिट कर दिया एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस तो आएगा। ठीक है, अब मैंने दूसरी एंट्री देखी, दूसरे मैंने कहा प्रीपेड एक्सपेंस। पहले ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है लायबिलिटी, आपने कहा सर एसेट है, मैंने कहा एसेट तो क्या करना, प्रीपेड एक्सपेंस को कर देना डेबिट। एसेट का नेचर देखना बताना क्या होगा, एसेट क्या होगा डेबिट, तो मैंने एसेट देखकर प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करूं, एक्सपेंस कर दूं। आ रहा समझ में, ये देखो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, क्रेडिट या लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो क्रेडिट करा होगा, उसके बदले एक्सपेंस डेबिट करना। यहाँ पे ये तो देखा जाता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ कैशलेस को कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ क्या होता है आउटस्टैंडिंग, देखो लॉजिक मैंने आपको पहले के लिए करते हैं, बस ऐसे सिखा रहा हूँ कि ट्रिक है, ओके अब भूल जाओ ये लॉजिक करनी है समझना है तो ये याद तो रहे प्लीज। क्या करो, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये तो रटता होता है, ये रटा होता है, मैं खुद कहता हूँ ये रटना वाला चीज हो गई, पर मैंने आपको लॉजिक पहले ही क्लियर कर दिया। अगर मैं लॉजिक पहले नहीं क्लियर करता वो अलग बात है, सर आप रटवा रहे हो, पर ये रटवा इसलिए नहीं था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी होता है। देखो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट, तो उसके बदले एक्सपेंस क्या करते हैं क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटीज को बदले एक्सपेंस क्या करते हैं डेबिट। अब इनकम की बात कर लेते हैं। तीसरा मैंने कहा एक्यूरेट इनकम, बताओ वो इनकम जो कमानी लेनी वो क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो आप क्या करोगे एक्यूरेट इनकम को कर दोगे डेबिट, एसेट है ना, तो इनकम को कर दोगे एक्यूरेट इनकम को क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे, क्योंकि हमारी एसेट मानी जाती है। फिर इनकम को कर दोगे अपोजिट कर दोगे क्रेडिट कर दोगे। आ रहा है समझ में, कितना आसान है। फिर मान लेते हैं इनकम रिसीव एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो आप क्या कहोगे वो इनकम जब कमा ली एडवांस में तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, तो आप कहोगे इनकम रिसीव इन एडवांस आप कर दोगे लायबिलिटी से डेबिट, तो उसके बदले की इनकम कर दोगे कर दोगे, अपोजिट आ रहा है। ये देखना पहले नेचर क्या है, अगर आपको नीचे समझ में आ गया तो उसको बदले का अपोजिट खर्चा या इनकम को डेबिट क्रेडिट कर देना, सिंपल है। पर लॉजिक में आपको पहले कर देगा, क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट होता है मैं आपको पहले समझा दिया, क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट होता है ये आपको पहले क्लियर कर दिया मेरा। ठीक है, लो भाई 2 एंट्री बच गई, बस 2 एंट्री आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, expenditure on installation of machinery and on our construction। क्या मतलब है भाई, देखो यहाँ पर और यहाँ पर मेरे एग्जांपल दे ध्यान सुनो। यहाँ मेरी फैक्ट्री है दोस्त, यहाँ मेरी क्या है फैक्ट्री है, यहाँ पर मेरा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होगी। यहाँ एक शॉप है जहां से मुझे एक मशीन को खरीदना है, जहां मैं मशीन को परचेज करता हूँ, इधर मैं मशीन को बाय करता हूँ, बाय अ मशीन, तो मैंने एक मशीन खरीदी और मशीन खरीदने के लिए मैंने यहाँ पर गाड़ी से मशीन को लाया,
ट्रक से मशीन को रखकर मैं लाया। जब मैं ट्रक से मशीन को लेकर आया, ये ट्रक है मान लेते हैं, एक ट्रक से मशीन को लेकर आया, तो मैंने क्या दिया होगा, फ्रेट दिया होगा, किराया भाड़ा दिया होगा। मैंने उसका इंश्योरेंस भी कराया होगा कि अगर ट्रक गिर जाए तो मेरी मशीन का पैसा मुझे मिल जाए, इंश्योरेंस के लिए दिया होगा। फिर ट्रक जैसे ही कहाँ पहुंचा, गोडाउन में पहुंचा। ट्रक जैसे कि यहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। रीच टू फैक्ट्री, रीच टू फैक्ट्री, जब ट्रक फैक्ट्री के अंदर रीच हो गया, तो अब मुझे फैक्ट्री के गेट पर, ये फैक्ट्री गेट है, ये फैक्ट्री गेट है दोस्तों। अब मुझे ट्रक से क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बुलानी पड़ेगी लेबर्स को। मुझे क्या बुलाना पड़ेगा, लेबर को बुलाना पड़ेगा, और लेबर को बुलाकर बोला उनको देनी पड़ेगी मुझे वेजिस। और लेबर से कहना पड़ेगा, लेबर भाई आप इसमें से माल मेरी फैक्ट्री के अंदर अनलोडिंग कर दो। अनलोडिंग करानी पड़ेगी लेबर से, मुझे क्या पड़ेगी, अनलोडिंग। अनलोडिंग कराने के बाद लेबर सॉरी मशीन को कराना पड़ेगा, मशीन अनलोड करानी पड़ेगी। मशीन क्या करानी पड़ेगी दोस्त, मशीन को अनलोड कराना पड़ेगा। ठीक है, लेबर को बुलाऊंगा, मैं तो करूंगा नहीं भाई, लेबर 4-5 10 12 लेबर आएगी, मशीन अनलोड करेगी। मशीन अनलोड करने के बाद इसको फिर लेबर से इंस्टॉलेशन भी कराऊंगा, लेबर से इंस्टॉलेशन भी कराऊंगा, इंस्टॉलेशन भी कराऊंगा। इंस्टॉलेशन कराने के बाद फिर ये यूज में आएंगे, फिर ये आफ्टर इंस्टॉलेशन इट विल बी यूज, फिर यूज में आएंगे, यूज करेंगे फिर मशीन का। तो मशीन खरीदने तक का कितना खर्चा हो, मैंने कहा सबसे पहले मैंने मशीन खरीदी, मैं टोटल एक्सपेंस लिख रहा हूँ। टोटल एक्सपेंस मेरा मशीन को कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस अप टू यूज, यूज तक मेरा कितना खर्चा करना पड़ा। ध्यान सुनो, मैंने कहा मशीन खरीदी, पहले तो मैंने कहा मशीन खरीदी, तो मशीन की खरीदी मैंने 50,000 रुपए की, ठीक। और मैंने फ्रेट दिया 10,000 रुपए का, मैंने फ्रेट दिया वहां। फिर मैंने वेजेस दी लेबर को कि मेरी मशीन को अनलोड कर दो और उसको इंस्टॉल भी कर दो, लगा भी दो, जहां मैं बोल रहा हूँ वहां लगा दो, इंस्टॉलेशन बोलते हैं उसको। और 5,000 लेबर को दिया, तो टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया, 10-15 ये कितना हो गया, 65,000। तो मैं बोलूंगा दोस्तों कि वो खर्चा जो अप टू यूज हुआ है उसको मशीन कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ मशीन माना जाता है, कॉस्ट ऑफ मशीन भी माना जाता है। मतलब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मशीन को यूज करने का जितना भी खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, उसको जितना भी एक्सपेंस होगा, लाइट भी ले लेता हूँ, लाइट कौन कौन सा खर्चा हो सकता है, लाइट, फ्रेट, कैरेज, दोनों एक ही मतलब हुआ। आपके पास वेजेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, चार्जेस, और ये बहुत होता है। और मशीन को यूज करने का जितना भी खर्चा होगा, लाइक ये, उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। देन एंट्री पास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम फ्रेट और वेजेस को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी क्या मान लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया मशीन को यूज, कैपिटल एक्सपेंडिचर के चैप्टर में पढ़ाया मैं, मशीन को यूज करने का जितना भी खर्चा होगा आपको यूज को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगर मैं कहूँ आप ऐसे एंट्री पास कर दो ना, आप कहोगे रिपेयर कराया, सॉरी आप कहोगे सर मैंने फ्रेट दिया, आप कहोगे भाई मैंने मशीन खरीदी, मशीन आई डेबिट, मशीन आई डेबिट कितने से, ध्यान सुनना कह रहा हूँ, मशीन आई डेबिट कितने से, 50,000 से। फिर आपने उसमें क्या दिया, उसमें आपने दिया, देखो क्या, उसमें आपने फ्रेट जमा कराया, तो फ्रेट आपका लिए खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। आपने 10,000 का फ्रेट दिया, फिर आपने क्या दिया, वेजेस भी दिया, इंस्टॉलेशन या फिर अनलोड कराने के लिए वेजेस आपके लिए खर्चा है, खर्चा आपका 5,000, और आपके पास सारा कुछ रहेगा टू कैश या फिर बैंक से पेमेंट करेंगे, तो कैश या फिर बैंक से पैसा सही एंट्री है। मैंने कहा ये एंट्री करा, एंट्री जो होनी चाहिए वो होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 65,000 और 65,000। मतलब सर ये समझा रहा हूं कि फ्रेट और एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना, अलग से रिकॉर्ड नहीं करना, अलग से रिकॉर्ड नहीं करना।
इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड करना है, इनको मशीन की कॉस्ट में ऐड करना है। देख लेना पूरा मशीन को मशीन की कॉस्ट में ऐड करना, और जो कि ये समझाना चाहता था, क्योंकि इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? ये तो ये कह रहा है कि देखो भाई कि वो खर्चा जो एक्सपेंडिचर हुआ इंस्टॉल मशीन को इंस्टॉलेशन कराने अप टू यूज तक, जितना भी खर्चा हुआ है वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे ऐसे कि मशीन आई, मशीन को डेबिट करा, रिपेयर करा, रिपेयर को डेबिट करा, और सॉरी फ्रेट करा या भेज दिया, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत एंट्री पास नहीं। मशीन को यूज करने तक जितना भी खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन, बाई खरीदने का या फ्रेट लाने का खर्चा, जाने का खर्चा, जितना भी खर्चा हो गया वो मशीन कॉस्ट में ऐड करा जाएगा। सेम एज कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराने के अंदर एग्जांपल दे दिया मैंने कि जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कराना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करानी है। अब इसके अंदर मेरा मटेरियल लगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराने में मेरा मटेरियल लगा 5 लाख रुपए का टोटल, लेबर लग गई 2 लाख रुपए का, एक्सपेंस हो गए बहुत सारे, अदर खर्चे हो गए, एक्सपेंस अदर एक्सपेंस हो गए 1 लाख रुपए के। तो मैंने कहा जितने भी खर्चे हैं ना भाई, जितने भी खर्चे वो सारे खर्चे को जोड़ देना और 5 6 7 8 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बोल देना। क्या बोल देना? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बोल देना। मतलब ये मत कहना कि भाई मैंने वो लगाई, मैंने बिल्डिंग के अंदर पेंट कराया तो पेंट अकाउंट डेबिट, मैंने बिल्डिंग के अंदर लेबर लगाए, मटेरियल लगाया, सीमेंट लगाया, सीमेंट अकाउंट डेबिट, फिर वो लोहे लगाया, लोहे अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं चलेगा। मशीन को कंस्ट्रक्शन अप टू कंप्लीशन, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती तो कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट होने तक जितना भी खर्चा हुआ है वो बिल्डिंग की कॉस्ट मानी जाती है। जब आप घर बनाते हो तो आप ये कहते हो कि टोटल घर इतना का बना, ये नहीं कहते कि इसमें इतने रुपए के लेबर लगे, इतने रुपए का मटेरियल लगा, इतने का सीमेंट लगा, इतने का ये लगा, इतने का पेंट लगा, इतने रुपए का इसमें वो लग गया, ऐसे नहीं कहते। आप कहते हो टोटल घर इतने का बना है। तो कहता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जितना भी खर्चा होगा उसको क्या करेंगे, बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और एंट्री पास करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ऐसे नहीं करूंगा मटेरियल अकाउंट डेबिट, लेबर अकाउंट डेबिट, अदर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्या करूंगा एक ही साथ जोड़ूंगा और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कहते हैं 8 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8 लाख। लो भाई क्या समझना? तो ये कहना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट था, कहता है कि अगर आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करा किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन करा उस कंस्ट्रक्शन में जितना भी खर्चा होगा वो एक ही बार ऐड होगा बिल्डिंग में। और अगर आप मशीन करके लाते हो तो मशीन को इंस्टॉलेशन तक का खर्चा जितना भी होगा मशीन कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, अलग अलग करके ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आओ चलो वापस चलते हैं ऊपर और देखते हैं हमने कितना कर दिया, कितना हमारा बच गया है। मेरा बस ये बच गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिर्फ, और मैं सारा खत्म करा दिया। देखो लॉस ऑफ स्टॉक खत्म करा दिया, ये करा दिया। देखो एक्सपेंडिचर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म, प्रीपेड एक्सपेंस खत्म, ये खत्म और ये खत्म। देखो सारा खत्म करा दिया, एडवांस एंड सारी कैलकुलेट करा दी। और इससे ज्यादा देखो मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, इससे ज्यादा की एंट्री आएगी नहीं कहीं पर। बैंक ट्रांजेक्शन सब एंट्री करा देता हूँ पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा दूं। मेरा मानना यह है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझा दूं। हाँ थोड़ा बहुत देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आगे ऐसा हो सकता है कि मेरे से कभी कभी एंट्री गलत हो जाए, मेरे से कभी कभी ऐसा हो सकता है, हो जाती है गलती। तो इसमें करना क्या है, फेस टू फेस होते तो बच्चे बढ़ा देते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर गलती से आप करते हो, यहाँ पर आता है कि यहाँ पे डबल कर दें। ठीक है, तो ये तब होता है दोस्तों जब हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है। आपने सोचा देखा होगा कभी कभी कि आप कुछ चीज सुन रहे हो और आपका ध्यान एकदम ही कुछ सोचने लग जाते हैं, रहता है ना ऐसा आपके साथ। तो वही चीज मेरे साथ भी कई बार हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एंट्री गलत हो जाती है। तो एंट्री गलत होना वो तो नॉर्मल मिस्टेक होती है दोस्तों। ठीक है, कभी आपको आगे लगेगा कि भाई यहाँ पर एंट्री गलत हो गई, आपको डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ लेना, क्लियर कर लेना एक बार। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा लगा है, अभी तक आपको जितना पढ़ा तो लगा है, आगे जाके कभी लगेगा तो मुझे पूछ लेना कि सर ये एंट्री ठीक है आपकी, तो मुझे बेफिक्र होकर पूछे। तो हो जाता है कभी कभी मेरे से गलती हो सकती है और हो जाता है, ऐसा नॉर्मल है। अब सीख रहे हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब बैंक से लेन देन की ट्रांजेक्शन कौन सी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद द बैंक, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन के अंदर एक एक करके होते हैं। सबसे पहले मैं गया बैंक में, और बैंक में अकाउंट खोला, उसमें कैश डिपॉजिट करा। तो मैंने एंट्री करी पहले कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। बस बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बस एक बात ध्यान रखना, आप सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना, सिर्फ एक बात, क्या बैंक का बढ़ना डेबिट और बैंक का कम होना क्रेडिट, बस
कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप कर रहा हो आराम से। बैंक का बढ़ना डेबिट और बैंक का कम होना क्रेडिट। अगर बैंक बढ़ेगा तो बैंक अमाउंट को डेबिट कर दूंगा, बैंक कम होगा तो बैंक अमाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक। कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, जब मैं कैश डिपॉजिट कराऊंगा मान ले तो बैंक मेरा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सब बढ़ जाएगा, और कैश कम हो जाएगा, तो एंट्री के पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री सिखानी मुझे, एक एंट्री थोड़ी ना है, बहुत सारी एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? जब मैं कैश डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरा कैश एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, एसेट का कम होना क्रेडिट और एसेट बढ़ जाएगी, एसेट का बढ़ना डेबिट। ठीक है, आगे जाकर सिखाऊंगा, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा गेम नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री, तरीके भी होती है एंट्री। आगे बढ़ते हैं। कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से क्या करा भाई, कैश विथड्रॉ कर लिया, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से क्या करा, कैश विथड्रॉ कर लिया, तो क्या एंट्री पास होगी, मैं कहूंगा कैश आ जाएगा इस बार मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, इस बार बैंक कम हो जाएगा, बैंक का बटन डेबिट और बैंक का कम होना क्रेडिट। अब जैसे आप दे दोगे एसेट का बटन डेबिट, एसेट का कम होना क्रेडिट, ये आप दे देना भाई। जब मैं कैश डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, और जब बैंक से पैसा निकालूंगा तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, सिंपल। जो बढ़ गया डेबिट, जो कम हो गया क्रेडिट। तीसरी एंट्री देखो भाई, तीसरी एंट्री, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। और जैसे ही वर्ड पर्सनल यूज आ जाता है तो क्या हो जाता है, ड्राइंग्स आ जाती है, क्या आ जाती है, ड्राइंग्स। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, मतलब मैं ऑनर हूं कंपनी का, तो कंपनी ने निकाला अपने यूज के लिए, कंपनी नहीं, मैंने अपने घर के लिए यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला तो क्या होगा, ड्राइंग्स बढ़ जाएगा भाई। कंपनी क्या करेगी भाई, पर्सन ऑनर मार्सी क्या लेगा, ड्राइंग्स लेगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और पैसा तो कम हो गया। अब ये पैसा किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा या ऑनर के पास जाएगा, सर ऑनर के पास, क्योंकि वो ले गया पैसा, तो कंपनी के पास पैसा आता तो कंपनी अपना क्या उड़ा दी, ये तो ऑनर के पास गया, तो हम अपना कहेंगे ड्राइंग्स ले गया भाई, हमारे बैंक में से ऑनर पैसा निकाल के ले गया, ड्राइंग्स ले गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक तो कम हो गई। आई बात समझ में? फोर्थ एंट्री, पेमेंट बाय चेक, पेमेंट बाय चेक, किसी को पेमेंट करी चेक से टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को, मेरा क्रेडिटर था उसको मैंने पेमेंट कर दिया। अगर मेरा क्रेडिटर होगा तो मेरी लायबिलिटी बना होगा, ये मेरे बुक्स अकाउंट में क्या शो, कहां शो रहा होगा, डेबिट चेक, क्रेडिट चेक, पहले से क्रेडिट चेक पे शो रहा है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी। अब अगर मैं इसको पेमेंट कर देता हूं चेक से, तो मेरा तो सबसे पहले क्रेडिटर कम हो जाएंगे, मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्त, कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनको पेमेंट कर दी। तो लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट होता है, कम होना क्रेडिट होता है, लायबिलिटी कम हो गई। और सर मेरे बैंक से पैसा गया क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट करी, तो ये पैसा मेरे बैंक से चले जाएगा, तो मेरी बैंक भी एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। नॉर्मल है। पेमेंट रिसीव बाय चेक फ्रॉम डेटर, ऐसा भी हो सकता है कि डेटर, पेमेंट रिसीव बाय चेक फ्रॉम डेटर, डेटर से पेमेंट रिसीव्ड करी है। अगर मैं डेटर से पेमेंट रिसीव करूंगा तो डेटर मेरी कहां शो हो रहा होगा, पहले डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेटर मेरे लिए एसेट माना जाता है, ये मेरा डेबिट साइड में शो हो रहा होगा। तो अगर मैं चेक से पेमेंट रिसीव करूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करूंगा तो बैंक बढ़ जाएगा, और डेटर को क्या कर दूंगा दोस्त, डेटर को कम कर दूंगा, क्योंकि डेटर ने पैसा देगा, आप किस बात की एसेट, राइट। डेटर जब पैसा दे देगा, मैंने एसेट माना था डेटर को, डेटर जब पैसा देगा तो एसेट खत्म हो जाएगी, एसेट कैंसिल। तो मैंने आपको सिखा दिया, डेटर का बढ़ना डेबिट होता है, कम होना कम कब होता है डेटर, जब हम पैसा दे देगा, और क्रेडिटर कब कम होंगे, लायबिलिटी कब कम होगी, जब हम उसको पेमेंट कर देंगे। आई बात समझ में? सिक्स्थ एंट्री करेंगे, चार्जेस, बैंक चार्जेस डिडक्ट बाय बैंक, बैंक चार्जेस डिडक्ट बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में से कुछ चार्जेस काट लिए, जैसे कि एसएमएस चार्जेस हमारे होते हैं, एटीएम चार्जेस होते हैं, वो काट लिए, इसको बोलते हैं बैंकिंग चार्जेस। तो बैंक चार्जेस जब काट लेते हैं, बैंक चार्जेस कौन से होते हैं, एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, चेकबुक अगर आपने जब ले रखी है, पासबुक ले, इसके चार्ज होते हैं, तो बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो बैंक चार्जेस डिडक्ट कर दिया बैंक ने, तो बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट करा, तो मेरा बैंक क्या हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, सर कम हो गया। और मेरे बैंक चार्जेस क्या माना जाएगा, खर्चा, क्यों, क्योंकि मेरे लिए लॉस हो गया, ये खर्चा हो गया, क्योंकि मेरे को पे करना पड़ा। एटीएम में दूंगा तो मुझे 250 रुपए करने पड़ेंगे, तो मेरे क्या है, एक्सपेंस। तो बैंक चार्जेस मेरे क्या है, एक्सपेंस है, ये मैंने बैंक से डिडक्ट कर लिया, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और बैंक कम हो गया, इसलिए एसेट का कम होना क्रेडिट। आना समझ में, सिंपल एंट्री है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने दोस्तों इंटरेस्ट दिया, अलाउ मतलब देना, चार्ज मतलब काटना। बैंक जब इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट मिली क्या हो जाएगी, इनकम, इंटरेस्ट मिली क्या हो जाएगी, इनकम, मेरा बैंक बढ़ जाएगा। बैंक मेरे बैंक अकाउंट में मेरा बढ़ा दिया पैसा, बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। मान लो उन्होंने 5000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो मेरे इंटरेस्ट क्या हो जाएगी दोस्त, इंटरेस्ट मिलने क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी,
इंटरेस्ट मिले इनकम हो जाएगी दोस्तों, इनकम का बढ़ना क्रेडिट हो गया। आई बात समझ में, सिंपल है ना। इनकम का बढ़ना क्रेडिट, इनकम इंटरेस्ट रिसीव करा, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट बढ़ गया, इनकम बढ़ गई क्रेडिट और बैंक बढ़ गया। आगे 8वीं ट्रांजेक्शन देखना, बैंक पेमेंट टू इंश्योरेंस कंपनी on behalf of me, on behalf of company, insurance company on behalf of me, on behalf of our company, मतलब हमारी कंपनी के ब्याह पर बैंक ने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट कर दी जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या देंगे भाई, प्रीमियम देंगे, क्योंकि अगर हमने इंश्योरेंस कराया, मैंने कहा मैंने एलआईसी करा दी, मैंने एलआईसी करा हूं, कंपनी का थोड़ा एलआईसी होता है, कंपनी तो आर्टिफिशियल होती है। कंपनी ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, जो गोडाउन रखा है। अब इंश्योरेंस कंपनी से कहा, बैंक ने हमारे कहा, हमने बैंक को कहा कि बैंक भैया हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया करो, हमारे बैंक से पैसा कलेक्ट कर लिया करो। अगर इंश्योरेंस कंपनी को बैंक हमारे बिहाफ पर पैसा दे दे हमारे बैंक अकाउंट से, तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा दोस्त, कम हो जाएगा, हमारा बैंक क्या हो जाएगा। और हमने क्या करा, हमारे बैंक ने हमारे ब्याह पर जो पेमेंट करी इंश्योरेंस कंपनी वाले को, तो वो पेमेंट क्या है हमारे, खर्चा है या नहीं है, खर्चा है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैंक ने बोला कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना भाई, हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से काट देना, बैंक अकाउंट से काटेगा, तो हमारे ब्याह पर बैंक हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है हमारे बैंक अकाउंट से, बैंक कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे खर्चा माना जाएगा। आया सही, तो बैंक हमारे ब्याह तो ये एंटी क्या सिखा, क्यों सिखाई मैंने, इसलिए सिखाई दोस्तों क्योंकि बैंक हमारे व्यापार का कोई पेमेंट कर देता है, वो देगा किस चीज की पेमेंट करे, तो वो खर्चा मान लेना और बैंक कम कर देना, एसेट का कम होना क्रेडिट। दो एंट्री हो सकती है दस्तक, नो, टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से मान लो मैंने क्या लिया, लोन लिया, टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, मान लो बैंक से लोन लिया, तो मेरा बैंक से लोन लूंगा, तो बैंक वाले क्या करेंगे, मैं बैंक के पास गया, बैंक से बोला बैंक भैया मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, बैंक ने मेरे कहा ठीक है मिल जाएगा, बैंक का लोन मिलने क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक लोन बोल रहा हूँ, बैंक लोन मिलने क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो मेरे को लायबिलिटी चली जाएगी, और वो पैसा मेरा बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, मेरे लोन का पैसा, क्योंकि लोन का पैसा कभी भी कैश नहीं मिलता, हमेशा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, क्यों, क्योंकि लोन मैं जब बैंक से लिया तो मेरे बैंक बढ़ गया मेरा, और बैंक लोन मिलने क्या मिल गया, क्रेडिट। आया समझ में, क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, मैं बैंक के पास गया, मतलब आप मेरे बैंक को, मैं आपको बोला, मैंने कहा भैया मुझे लोन चाहिए, अब मैंने जब लोन लिया तो मेरे लिए लोन क्या हो गया, लायबिलिटी होगी, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, और बैंक मेरा बढ़ जाएगा, इससे बैंक वाले मुझे पैसे दे देंगे। अब 10वीं एंट्री ये हुई कि मान लो रीपेमेंट ऑफ लोन, मान लो जो आपने लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। अब जब मैं अपनी लोन जो मैंने 10 लाख का लोन लिया था, अगर मैं उसकी रीपेमेंट कर देता हूँ, पूरा लोन चुका देता हूँ, तो अब मेरी लायबिलिटी रहेगी, खत्म हो जाएगी, सर खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो डेबिट, खत्म करना हो तो क्रेडिट, तो आप करोगे बैंक लोन को कर दोगे डेबिट, बैंक लोन अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कहोगे लायबिलिटी खत्म, कहोगे लायबिलिटी खत्म हो गई, और सर इससे क्या होगा, मेरा बैंक कम हो जाएगा, मेरा पैसा काटेगा ना बैंक वाला, बैंक कम हो जाएगा, मैंने बैंक से पेमेंट कर दी, जब लोन लोगे तब भी बैंक में पैसा आएगा, और जब लोन पे करोगे तो कैश ले सकते, आपको बैंक में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा मेरा पैसा, फिर वहां से जाएंगे कटेंगे आपके पैसे। आई समझ में नहीं आया। एक लास्ट एंट्री हो रहा है, उसको भी सीख लो, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम पीएनबी बैंक टू एसबीआई बैंक, दोनों मेरे बैंक है, दोनों ही मेरे बैंक है, मैंने अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ क्या एंट्री होगी भाई, जिस बैंक से आपने ट्रांसफर करा वो बैंक कम हो जाएगा, और जिस पे गया वो बैंक बढ़ जाएगा, सिंपल है। तो मैंने कहा एसबीआई बैंक बढ़ गया, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि दोनों मेरे बैंक है सर, दोनों ही मेरे बैंक है, तो एसबीआई बैंक बढ़ गया क्योंकि मैंने ट्रांसफर करा, और कहां से करा, पीएनबी बैंक से, तो पीएनबी बैंक कम हो गया, बस सिंपल है, एंट्री समझ में आई है। और यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको खत्म करा दिया दोस्त, सारी एंट्री ए टू जेड, बेसिक से जीरो लेवल से एडवांस लेवल में पढ़ा दिया मैंने आपको। भाई मैंने जनरल एंट्री इतने अच्छे से कंप्लीट करा दी ना आपको कि आप सोच नहीं सकते, इतने बड़े लेवल पे जाकर जनरल एंट्री इतने बेसिक से कराई मैंने आपको। और मैंने बताया कैसे कराई जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बिल्कुल बेस, पहले मैंने बहुत सिंपल एंट्री कराई, सिंपल एंट्री को और थोड़ी और सिंपल एंट्री कराई, फिर कंपाउंड एंट्री, दोनों एंट्री मिक्स करके सिंपल एंट्री कराई, फिर मैं एडवांस एंट्री पहुंचा, और एडवांस एंट्री मैंने पढ़ाने के बाद फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कराया लास्ट। और दोस्तों मैंने इतने सब कुछ कराने के बाद अब मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बुक के क्वेश्चन ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने बुक के क्वेश्चन है एक ही क्लास के अंदर हम सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं, सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं बुक के एक ही क्लास में, ठीक है भाई। तो आज का होमवर्क है आपके पास कि आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने अपने हैंड से, एग्जांपल्स क्वेश्चन
बुक के अंदर जो भी है वो सारे आपको सॉल्व करना। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास में इतना ही। और मेरा पर्पस यही है कि भाई अगली क्लास के अंदर मैं आपको बुक के क्वेश्चन सारे खत्म करा दूंगा और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा नया, जिसका नाम है लेजर अकाउंटिंग। लेजर अकाउंटिंग छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन में पूरा लेजर अकाउंट खत्म कर दूंगा, उसमें बनाना कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।